Hey, hello and welcome. Today in this video, we are going to solve the past papers of geometrical optics of class 10, and we are going to solve the questions that are present in our paper 2. Okay, so first of all, we have the year 2019. 2019 का पेपर 2 हमारे पास मौजूद है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए एंड 2A एंड 2B, इन दो क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2A को देखिए तो व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड्स व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। सो वी नो दैट कि जब रे ऑफ लाइट है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र होती है तो वो स्ट्रेट पास नहीं होती। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ द मीडियम, तो वो हमेशा बेंड हो जाएगी आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो फॉर दैट, if the refractive index of medium 1 is greater if it is a dense medium, और ये वाला मीडियम अगर हमारे पास एक रेयर मीडियम है, सो इन दिस केस द लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर रेयर टू डेंस मूव करिए रे ऑफ लाइट, देन द रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्वेश्चन को अगर हम देखिए, व्हाई डज द रे ऑफ लाइट बेंड्स व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। तो यहाँ मैंने दो रीजंस मेंशन किए हैं कि व्हाई डज द रे ऑफ लाइट बेंड्स। सो वन रीज़न इज़ दैट कि दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट होता है। सेकेंडली, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उससे लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, एंड ड्यू टू दिस चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट द रे ऑफ लाइट विल बेंड्स आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। So now we have question number 2B. So in what direction with respect to the normal the ray of light bend when it travels from the media? So we have to identify the direction with respect to normal. So as we can see from air to water, so the air is a rare medium. एयर जो है वो हमेशा एक रेयर मीडियम है, जबकि अगर एयर से वाटर के अंदर अगर ट्रैवल कर रही है तो वाटर इज़ दी डेंस मीडियम। वाटर जो है वो एक डेंस मीडियम है। सो रेयर से डेंस मीडियम में जाते हुए जो लाइट है वो हमेशा बेंड हो जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। सो इन दिस case the ray of light will bend towards the normal because it is traveling from rare medium to dense medium. सिमिलरली अगर पार्ट 2 को देखें तो इस पार्ट 2 के अंदर लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर। तो जब ग्लास से वाटर के अंदर ट्रैवल करेगी लाइट, सो वी हैव टू सी दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द ग्लास। तो इफ यू कैन रिकॉल, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है अराउंड 1.5, एंड फॉर वाटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.2 or 1.3. So as we can clearly see कि one refractive index glass का ज़्यादा है, so this will be known as our dense medium, जबकि water जो है वो हमारा कहलाएगा rare medium. So in this case the ray of light is traveling from dense medium into the rare medium, so the ray of light will bend away from the normal. जब भी ray of light डेंस से रेयर मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी, सो लाइट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर बी। So now we have question number 3 for 2 marks, and in this question write down any two uses of total internal reflection in the propagation of light. हमें दो uses बताने हैं कि कहाँ कहाँ total internal reflection यूज होती है। So वी नो दैट जो बाइनोक्यूलर्स हैं, बाइनोक्यूलर्स के अंदर हमारे पास लाइट प्रिज्म मौजूद होता है, और उस बाइनोक्यूलर्स के अंदर रे ऑफ लाइट जो है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। इसी तरह से जो पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप की अगर एक लाइन की अगर वर्किंग लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट्स वर्किंग इन अ लाइन और टू। सो पेरिस्कोप भी एक डिवाइस है जिसमें लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। इन द सेम वे द ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें
लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जिसके थ्रू डेटा एक एंड ऑफ द फाइबर से दूसरे एंड की तरफ ट्रैवल कर सकती है। एंड वन मोर इज द लाइट पाइप एंड एंडोस्कोप। लाइट पाइप और एंडोस्कोप भी ये वो डिवाइस है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेसिस के ऊपर वर्क करती है। तो लास्ट इज दी एंडोस्कोप। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डिवाइसेस में यूज़ होती है। बाइनोक्यूलर्स को हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं, वाइल पेरिस्कोप जो है वो जिसमें हम एक सर्टेन अबव और हाइट, ऊपर वाली हाइट को देखने के लिए, ताकि हम लोअर हाइट पे रहते हुए अपर हाइट का जो विजन जो है वो आराम से देख सकें, लाइक इन सबमरीन्स। और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर है जो कि डेटा ट्रांसमिशन में यूज़ होता है। देन वी हैव लाइट पाइप और एंडोस्कोप जो कि मेडिकल फील्ड में यूज़ होती है। और इन तमाम डिवाइसेस के अंदर जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है, इट इज़ दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Okay, in the same year, we have another question that is part B of this question. An old man who can read the signs on the board. एक old man है जो कि साइन बोर्ड को clearly read कर सकता है। It's mean we know that sign boards जो है वो एक far object है, दूर मौजूद होते हैं, और ये जो person है वो far objects को clearly देख लेता है। But struggle to read the newspaper और book। जो न्यूज़पेपर और बुक्स को रीड करने के लिए उसे एक प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट है, और इस ओल्ड मैन के अंदर एक डिजीज़ मौजूद है कि वो फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली सीन कर सकता है, जबकि नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने में उसे प्रॉब्लम होती है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। तो हमें जो है वो डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर, इसकी आई के अंदर, इसके विजन में जो है वो कौन सा डिफेक्ट है। वी हैव टू राइट इट्स कॉजेज एंड ऑल्सो शो विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को आंसर करते हैं कि ऐसी आई का डिफेक्ट विजन में जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आए जबकि करीब के ऑब्जेक्ट सही नज़र नहीं आते, इट इज़ नोन एज फार साइटेड आई। फार साइटेड और वी कैन से लॉन्ग साइटेड आई है उस पर्सन की, जिसकी वजह से वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख रहा है बट नियर ऑब्जेक्ट उसे क्लियर नज़र नहीं आ रहे। तो हमने सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई कर दिया, और उसके अगर हमें कॉज मेंशन करने हैं तो हम यहाँ पर जो है वो दो कॉजेज मेंशन कर देते हैं। बिकॉज जब वो दूर के ऑब्जेक्ट देख रहा है तो इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे, पर जब नियर ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा तो नियर ऑब्जेक्ट देखते हुए उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती बल्कि रेटिना से पीछे फॉर्म हो जाती। तो द रीज़न इज़ कि जो आई का लेंस है, लेंस जो है वो बहुत ज़्यादा वी कैन से थिक होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा थिक नहीं कह सकते हैं, हम उसको कहेंगे थिन। आई का जो लेंस है वो थोड़ा थिन रह जाता है, जिसकी वजह से लाइट इतनी ज़्यादा बेंड नहीं हो पाती और वो मीट करती है बिहाइंड दी रेटिना। सो आई लेंस इज थिन, और वी कैन से जो आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। आई बॉल अगर स्मॉल है और आई का जो लेंस है वो अगर थिन है, तो इन दैट केस वो पर्सन जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा, और दूर के ऑब्जेक्ट देखते हुए इमेज जो है वो बिहाइंड दी रेटिना फॉर्म हो जाएगी। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर जो है वो उसका रीज़न मेंशन किया हुआ है कि दूर के ऑब्जेक्ट देखते हुए उसे नहीं नज़र आता है, जबकि करीब के ऑब्जेक्ट देखते हुए उसे डिफ़िकल्टी होती है। सो फार साइडेड में जो है वो इमेज उसकी फॉर्म होती है बिहाइंड दी रेटिना। और यहाँ मैंने दोनों रीज़न भी मेंशन कर दिए हैं कि वाई दिस डिफेक्ट इज़ देयर इन आई, कि आई का जो लेंस है वो बहुत ज़्यादा थिन हो और आई का जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा अगर स्मॉल हो, तो इन दैट केस दूर के ऑब्जेक्ट्स करीब के ऑब्जेक्ट के लिए इमेज है वो रेटिना के पीछे बन जाती है। Then also show this defect with the help of the diagram। तो हम जो है वो उसको डायग्राम के थ्रू भी मेंशन कर देते हैं कि करीब के ऑब्जेक्ट देखते हुए तो क्लियर नज़र आएगा, बट जब हमें इसको डिफेक्ट की फॉर्म में दिखाना है तो डिफेक्ट हम इस तरह से शो करते हैं कि लेट्स से दिस इज़ दी आई लेंस, और ये हमने बना दिया आई बॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस आई के आगे करीब मौजूद है, तो जब ये
ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट पढ़ के आई के लेंस में से गुजरेगी तो जो इमेज है वो फॉर्म हो जाएगी बिहाइंड दी रेटिना। यहाँ पर जो है इमेज फॉर्म हो रही है, भी हमारे पास जो आई है वो है लॉन्ग साइडेड आई। ये हमारे पास एक लॉन्ग साइडेड आई मौजूद है जो कि करीब की ऑब्जेक्ट देख रही है और इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड दी रेटिना। देन सेकेंड पार्ट के अंदर हमें कहा है कि नेम द लेंस दैट कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो हमें सबसे पहले तो नाम बताना है और वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम टू सपोर्ट आवर आंसर। सो पार्ट 2 का आंसर करते हैं यहाँ पर हम दैट सेकेंड पार्ट के अंदर हमें बताने करेक्शन। सो इस तरह की आई को करेक्ट करने के लिए वी नीड आ कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। हम जो है वो कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे ताकि हम इस तरह के डिजीज़ को ओवरकम कर सकें। तो उसकी जब डायग्राम फॉर्म करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी कि हमारे पास आई का लेंस आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया आई बॉल। देन ऑब्जेक्ट जो हमारा प्लेस है नियर ऑब्जेक्ट, उसके आगे हम आई के आगे एक और लेंस प्लेस कर देते हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, थोड़ा सा कन्वर्ज करता है रे को, और जो आई का कॉन्वेक्स लेंस है वो फर्दर कन्वर्ज कर देता है रे को। इन दिस वे द इमेज इज फॉर्म exactly on the retina, so the person that is far-sighted that has difficulty to see the near object, तो वो अपनी आई के आगे कॉन्वेक्स लेंस लगाकर इस डिजीज को ओवरकम कर सकता है। Then we have the paper from our 2018 paper 2 class 10 physics. Identify the following as true or false. दो स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है एज ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट ट्रैवल्स स्लोअर थ्रू ग्लास देन एम्प्टी स्पेस। जिसका मतलब ये है कि ग्लास के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो स्लो होगी एज कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। So the reason is that कि जो वैक्यूम या जो एम्प्टी स्पेस है उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1 के। For every other medium, the refractive index is always greater than 1. हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से हमेशा ज़्यादा होता है, जबकि एम्प्टी स्पेस का या एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। सो with the lower refractive index, जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो उतनी फास्ट होती है। जैसे जैसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, लाइट की जो स्पीड है उस मीडियम के अंदर वो कम होती जाएगी। सो द रीजन इज लाइट ट्रैवल्स टुवर्ड्स ग्लास एंड एम्प्टी स्पेसेस। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और एम्प्टी स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। That is why the speed of light in glass will be slower as compared to the empty space. Now let's come to the part B of this question. When ray of light travels from glass to air, ray of light है जो कि glass से air में जा रही है. So we know that when light travel from glass to air, air is considered as a rare medium and the glass is the dense medium. And its path will bend towards the normal. So this statement can be considered as a false statement because light is traveling from dense to rare medium, and whenever the light travels from dense to rare, the speed of light increases and it bends away from the normal. Glass से air में जाते हुए ray of light हमेशा normal से away move हो जाएगी, but and the speed of light in air will be greater than the glass. So second statement is false. Now question number 3 that is from the same chapter. Mention any two conditions for the total internal reflection. दो conditions हमें बतानी है कि किन conditions पे total internal reflection का process हो सकता है. So the conditions are simple. The first one is angle of incidence should be greater than the critical angle, and secondly, the most important condition, that is light must travel from dense to rare medium.
तो यहाँ मैंने जो है वो दोनों कंडीशंस को लिख भी दिया है कि रे ऑफ लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंस मीडियम इनटू द रेयर मीडियम, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल की। देन यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। मेंशन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन और डेटा थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो हमें पता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डेटा को ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और इस प्रोसेस के थ्रू जब डेटा ट्रांसफ़र होता है लाइट की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर उन बेनिफिट्स को मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट तो ये है कि देयर इज़ नो डेटा लॉस when the ray of light is traveling from dense medium to when the ray of data is transferred through optical fiber. So there is no data loss in optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू डेटा लॉस नहीं होता या बहुत ही कम होता है, बिकॉज द रीज़न भी मेंशन कर देते हैं। बिकॉज डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है, डेटा इज ट्रांसमिटिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है, इसलिए कुछ खास जो है वो लाइट डेटा लॉस नहीं होता। फिर दूसरा रीज़न अगर हम देखें तो कॉपर वायर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वहाँ हीटिंग इफेक्ट भी होती है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो डेटा है वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है। सो इन दिस वे देयर इज़ नो हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जो है वो उसमें नहीं प्रोड्यूस होता, जिसकी वजह से वी कैन सी दैट कि डेटा लॉस भी नहीं हो रहा। और फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर इज़ more flexible than the normal copper wire। ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू द कॉपर वायर, जिसकी वजह से इसमें आसानी से जो है वो ब्रेक नहीं हो पाता। So here we have question number 10 ER2 from the same chapter. Draw a well-labeled tree diagram to illustrate the formation of enlarged एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमें ड्रॉ करके दिखानी है विद द हेल्प ऑफ आ कन्वर्जिंग मिरर। सो कन्वर्जिंग मिरर को हम देखें तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है। सो कन्वर्जिंग मिरर जो है, कन्वर्जिंग मिरर हमें पता है ऐसा मिरर होता है जिसको हम कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर। और कॉनकेव मिरर को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसा मिरर जिसकी इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो और जो आउटर साइड है वो रफ हो, ऐसे मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो यहाँ जो मिरर मैंने बनाया है ये कन्वर्जिंग मिरर है। ये वाली साइड को हम कह देते हैं कि इट इज़ रफ साइड, जबकि ये जो इनर वाली साइड है उसको हम कह देते हैं कि दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग साइड। ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, एज यू ऑल नो कि दिस पॉइंट इज नोन एज पोल, और जब पोल से ये मैं जो लाइन अब ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। देन यहाँ पर एक सर्टेन डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट मार्क कर देते हैं जिसे हम कहते हैं फोकस, और एट द सेम डिस्टेंस एक और पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो हमें यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें लार्ज इमेज बनानी है। सो लार्ज इमेज बनाने के साथ साथ हमें इमेज की जो नेचर है वो रखनी है वर्चुअल इमेज हमें फॉर्म करनी है। तो हमें पता है कि वर्चुअल इमेज कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस हमेशा उस वक्त बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ हो मिरर और फोकस के दरमियान। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फोकस और मिरर के दरमियान प्लेस कर दिया। फिर अगर हम अपने उन रूल्स को रिकॉल करें जिसके थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो सबसे पहला जो रूल है कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से गुजर जाएगी। इसी तरह से एक और रूल था, उस रूल के मुताबिक अगर इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक करती है तो वो सेम एंगल बनाती हुई बाउंस बैक हो जाएगी।
तो यहाँ इस तरह से मैंने ये रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दी। तो दोनों रेज एज वी कैन सी कि यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि दोनों रेज जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही हैं। तो जब ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं तो हम इसको मीट करवाने के लिए या इसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस निकालने के लिए जहाँ इन दोनों रेज को स्केल की मदद से इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हमारे पास दोनों रेज एक्सटेंड होके कुछ इस तरह से मीट करेंगी वर्चुअली एंड इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये हमारे पास पोजीशन आ जाएगी इमेज की एंड एज वी कैन सी कि जो इमेज है ये हमारे पास एक वर्चुअल इमेज है और जो कि बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है और साथ साथ एक लार्ज इमेज है। सो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि एक लार्ज वर्चुअल इमेज बनानी है विद द हेल्प ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सो यहाँ हमने इसकी रे डायग्राम शो कर दी है। Then we have the same type of question in the part B. Consider the following ray diagram. तो इस डायग्राम में हमें कुछ इस तरह से दिखाया है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है और इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है बिटवीन F एंड 2F एंड एज वी कैन सी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो फॉर्म हो रही है बियॉन्ड 2F. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। हमें यहाँ पर जो है वो फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है और जो वैल्यू दी हुई है Q की वो इक्वल है Q इज इक्वल्स टू 4 times the value of P. So यहाँ से लेकर ये जो यहाँ मार्क किया हुआ है P that is the object distance जो कि हमें यहाँ नहीं पता but ऑब्जेक्ट से लेके जो स्क्रीन तक का फासला है उसे कहा गया है कि इट इज़ 20. तो जैसे कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक जो कि 20 सेंटीमीटर है वही डिस्टेंस जो है वो P और Q के बराबर भी है। तो यहाँ इस सवाल के अंदर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इस डेटा को यूज़ करते हुए हमें फोकल लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। सो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाता है कि F इज इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। सो P प्लस क्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं 20 से, जबकि P की जगह Q की जगह जो है वो हम रिप्लेस कर सकते हैं 4P। सो सबसे पहले तो हम यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकाल लें या P की वैल्यू निकाल लें तो P इक्वल हो जाएगा 20 माइनस Q के, जिसे हम यहाँ अगेन रिप्लेस कर सकते हैं। सो Q विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स P। सो P की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 20 माइनस Q। 4 इंटू 20 इज 80 माइनस 4Q इक्वल्स टू Q। तो Q को यहाँ ला के हम प्लस कर देंगे। Q प्लस 4Q इज इक्वल टू 5Q इज इक्वल टू 80। सो Q विल बी इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 5। तो हम जो है वो 80 को अगर डिवाइड कर दें 5 से तो द रिजल्ट वी गेट इज 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से Q की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 16। तो अब अगर हमें P कैलकुलेट करना है सो द Q इज इक्वल टू 4P। सो P विल बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4। वैल्यू ऑफ Q इज 16 डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से हमने P और Q दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। So the value of P is 4 centimeter. Then the formula for the focal length F is equals to P multiplied by Q divided by P plus Q. तो values को substitute कर देते हैं। Value of P is 4 multiplied by 16 divided by 4 plus 16. So 16 into 4 is 64 divided by 20. So this is the answer for the focal length of this convex lens.